नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। विगत कक्षा के अंदर हमने व्याकरण शिक्षण की जो प्राचीन विधियां थी उनका अध्ययन किया है और आपको एक चीज़ मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि आपको सभी को ये ध्यान में होना चाहिए कि जो व्याकरण शिक्षण का है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण कराए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य है भाषा ज्ञानम, अर्थात भाषा का ज्ञान प्राप्त करना सबसे प्रमुख उद्देश्य है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भाषा ज्ञानम, भाषा तत्वानाम ज्ञानम, भाषा तत्वानाम परिचय प्राप्त करणम, ये सामान्य या विशेष या मुख्य यही उद्देश्य हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे व्याकरण शिक्षण की जो आधुनिक विधि है, उस आधुनिक विधि के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है उस विधि का आज हम अध्ययन करेंगे। आपको सभी को पता होगा व्याकरण अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि ये व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधियों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विधि है, आगमन निगमन। एक चीज़ और स्पष्ट हो जाए कि चाहे आपका हिंदी शिक्षण हो, चाहे आपका गणित शिक्षण हो, चाहे आपका सामाजिक शिक्षण हो, चाहे आपका अंग्रेजी शिक्षण हो, चाहे आपका संस्कृत शिक्षण हो, अर्थात किसी भी भाषा का या किसी भी विषय का जो शिक्षण होगा उस शिक्षण के अंतर्गत आधुनिक विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि है आगमन निगमन विधि। यह विधि सभी विषयों में काम आती है। सभी विषयों के अध्यापन हेतु इस विधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम लेकिन संस्कृत भाषा की बात करते हैं। संस्कृत भाषा में यदि हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है। प्रश्न पूछने के तरीके पर डिपेंड करता है कि अब आपसे वो प्रश्न पूछता है कि संस्कृत व्याकरण के अध्यापन हेतु या शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको उत्तर देना है आगमन और निगमन विधि। आगमन निगमन विधि, इस पर प्रश्न आता है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। एक ऑप्शन आपको मिलता है आगमन निगमन, दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको आगमन, तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको निगमन और चौथा है अन्य कोई भी। इस प्रकार से ऑप्शन मिलते हैं। तो प्रश्न की प्रकृति के अनुसार उत्तर होगा। इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको 100% प्राप्त होगा। तो आगमन और निगमन संस्कृत व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि के लिए आगमन और निगमन आपको बताना है, लेकिन प्रश्न की प्रकृति बदल करके यदि वो पूछता है कि व्याकरण शिक्षण की जो श्रेष्ठ विधि है, कहने का मतलब आगमन और निगमन के अलावा वो यदि आगमन अलग से देता है और निगमन अलग से देता है तो सबसे पहले एक नंबर पर आपको रखना है आगमन विधि। आगमन सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ विधि है। आगमन नहीं देता है, आगमन निगमन देता है, तो आपको आगमन निगमन बताना है। बात क्लियर है? फिर सुन लो, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है यदि वो इन तीनों को विकल्प में नहीं देता है तो आगमन निगमन विधि होगी। इन तीनों को विकल्प दे करके और उसके साथ में आगमन निगमन भी देता है तो आपको आगमन को ही व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि या सर्वश्रेष्ठ विधि बताना है। क्लियर है? आइए आज हम प्रारंभ करते हैं व्याकरण शिक्षण की जो आगमन और निगमन विधि है, इन दोनों विधियों का पृथक पृथक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं आगमन निगमन विधि में से पहली विधि है हमारी आज आगमन विधि।
आगमन विधि। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आगमन निगमन विधि ये है सर्वश्रेष्ठ विधि, सर्वश्रेष्ठ विधि किसकी, व्याकरण शिक्षण की, व्याकरण शिक्षण की। और आगमन विधि है ये व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कहलाएगी, व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि के रूप में आगमन को जाना जाता है। अब क्या है, आगमन विधि का मतलब क्या है और इसका प्रारूप क्या है। आगमन विधि के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है, कोई भी शिक्षण हमारे द्वारा कराया जाता है, किसी भी भाषा का शिक्षण हो, किसी भी पाठ्य वस्तु का शिक्षण हो, उस शिक्षण की सबसे प्रमुख चीज़ है कि शिक्षण प्रभावकारी शिक्षण होना चाहिए। प्रभावकारी शिक्षण का अर्थ क्या हो, ऐसा शिक्षण जिसमें छात्र सक्रिय हो, छात्र रुचि के अनुरूप अध्ययन करें, सीखने का उत्साह उनमें हो और छात्र सजग हो तथा कक्षा में निष्क्रियता का वातावरण नहीं हो। पाठ्य वस्तु की प्रत्येक गतिविधि में छात्र की भागीदारी सुनिश्चित हो। ऐसे प्रभावकारी शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और विद्यार्थी अध्ययन करते समय आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार का जो प्रभावकारी शिक्षण वो होता है जो छात्र के सर्वोन्मुखी विकास के में सहायक होता है। इसमें क्या होता है, अब हम शुरू करते हैं कि आगमन और निगमन विधि में। तो आगमन जो विधि है, आगमन विधि का जो कार्य है सबसे पहले होता है उदाहरण, उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से नियम ज्ञात करना। क्या है, उदाहरण के माध्यम से नियम ज्ञात करना। क्या है, जैसे मान लो कोई साइंस का विद्यार्थी है और साइंस का जो शिक्षक है उन्हें सजीव और निर्जीव की अवधारणा पढ़ाना है। अध्यापक ने छात्रों को ये नहीं कहा है कि सजीव इसे कहते हैं, निर्जीव इसे कहते हैं। उन्होंने कुछ उदाहरण छात्र के सामने प्रस्तुत किए कि ये सजीव के अंतर्गत आते हैं, ये निर्जीव के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके पश्चात छात्र को कहा कि अब आप बताइए सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। ऐसी जो प्रणाली है वो आगमन के अंतर्गत आती है। उदाहरण प्रस्तवनम, उदाहरण के माध्यम से नियम निर्धारणम, उदाहरण प्रस्तुत करके नियमों को ज्ञात करना आगमन विधि के अंतर्गत आता है। अगली प्रक्रिया है विशिष्ट से सामान्य के प्रति अध्ययन। विशिष्ट से सामान्य के प्रति अध्ययन या ज्ञान संपादन। विशिष्ट के माध्यम से सामान्य का ज्ञान प्राप्त करना। ध्यान रखना, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जो उदाहरण है, उदाहरणों को विशिष्ट की संज्ञा दी गई है और नियमों को सामान्य की संज्ञा दी गई है। उदाहरण को विशिष्ट माना गया है और नियमों को सामान्य माना गया है। ठीक है, यह जो विधि है, आगमन विधि है, वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, स्तर के
विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आगमन विधि अत्यंत उपयोगी है। उनके सामने अध्यापक कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करके उनको उस विषय की जानकारी प्रदान करने का प्रयास अध्यापक के द्वारा किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत उदाहरणों के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु छात्रों को प्रेरित किया जाता है। छात्रों को प्रेरित किया जाता है। छात्रों को प्रेरित किया जाता है। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से उसी के समान जो दूसरे उदाहरण हैं उन उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अर्थात समानता या संबंधों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए छात्र को प्रेरित करना तथा घटना से परिचय करा करके समाधान खोजने पर भी विशेष बल दिया गया है। घटना का परिचय देकर समाधान खोजने पर बल। घटना का परिचय देकर के समाधान खोजने पर बल। फिर है प्रत्यक्ष के आधार पर प्रमाण स्थापित करने के लिए इस आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष के आधार पर प्रमाण खोजने के लिए प्रत्यक्ष प्रदर्शन या तथ्य के आधार पर प्रमाण स्थापित करना। प्रमाण स्थापित करना। उदाहरण प्रत्यक्ष है और जिससे संबंधित वो उदाहरण है वो प्रमाण हो गया। उस प्रमाण की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे हैं लक्ष्य को प्रदर्शित करके लक्षण की परिकल्पना करना। लक्ष्य को प्रदर्शित करके लक्ष्य के माध्यम से लक्षण की प्रामाणिकता सिद्ध करना ही आगमन है। सिद्ध करना ही आगमन है। लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। लक्ष्य के आधार पर लक्षण की प्रामाणिकता को सिद्ध करने का जो कार्य है वो आगमन विधि के अंतर्गत होता है। आगमन विधि की कई प्रकार की जो विशेषताएं हैं उनका स्पष्टीकरण हम यहाँ पर करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विधि है। एक एक शब्द आपकी परीक्षा की दृष्टि से इस विधि के महत्वपूर्ण है। आगमन विधि की ये सामान्य बातें हैं। आगमन विधि के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पुनः मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, आगमन किसे कहते हैं। आ का मतलब होता है, आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। ये शिक्षण सूत्र है।
आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग इस विधि में किया जाता है। ये शिक्षण सूत्र है, उदाहरण से नियम की ओर, इस शिक्षण विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। आगे हैं जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। अभी शिक्षण सूत्रों की चर्चा हम आगे करेंगे, कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग आगमन विधि के अंतर्गत होता है। ये सामान्य चीज़ें हैं। उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का मुख्यतः प्रयोग होता है। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाता है। घटना का परिचय देकर के समस्या को खोजने पर विशेष बल दिया जाता है और प्रत्यक्ष प्रदर्शन के आधार पर तथ्य के प्रमाण को पदस्थापित करने के लिए आगमन विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगमन विधि की यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं तो आगमन विधि की जो प्रथम विशेषता है उसकी चर्चा हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आगमन ही शिक्षण के लिए उपयोगी विधि है, निगमन भी है, लेकिन विशेष रूप से जो प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं उनके लिए आगमन विधि अत्यंत उपयोगी है। आगमन विधि की हम विशेषताओं की बात करते हैं। आगमन विधि की विशेषता, तो सबसे पहली विशेषता तो यही हो गई कि प्राथमिक स्तर के छात्रों हेतु उपयोगी, प्राथमिक स्तर के छात्रों हेतु उपयोगी है। दूसरी चीज़ है विषय में रुचि उत्पन्न होती है। पाठ्य वस्तु या विषय में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न होती है। निश्चित रूप से कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने के माध्यम से छात्रों में विषय वस्तु को पढ़ने में और रुचि उत्पन्न होगी और निश्चित रूप से वही प्रभावी शिक्षण कहलाता है जिसमें छात्र जागृत रहेंगे और उनमें विषय वस्तु को सीखने के लिए एक जिज्ञासा होगी, एक लालसा होगी। वह अत्यंत प्रभावकारी शिक्षण होता है। तीसरी है किसी संकल्पना, नियम या तथ्य या सिद्धांत, किसी संकल्पना, नियम, तथ्य, सिद्धांत या अवधारणा को उदाहरण के माध्यम से अध्यापन कराया जाता है। अध्यापन कराना, किसी तथ्य का स्पष्टीकरण करने के लिए किसी नियम या किसी तथ्य सिद्धांत को या किसी सूत्र को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के माध्यम से जो शिक्षण कराया जाता है तो वो रुचिकर होता है और छात्रों को सीखने में आसानी होती है। और आखिरी है जब छात्र
उदाहरणों के माध्यम से किसी अवधारणा के विषय में स्वयं जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि विज्ञान कक्षा के अंतर्गत सजीव और निर्जीव की अवधारणा को पढ़ाते समय कई प्रकार के उदाहरण सजीव के रखे, कई प्रकार के उदाहरण निर्जीव के रखे। उसके पश्चात छात्र को कहा कि अब बताइए सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। तो छात्र का जो चिंतन है, वो मनन है, वो प्रभावी होगा, एक्टिव हो जाएगा। छात्र उसकी परिभाषा खोजने का प्रयास करेगा। तो इसलिए छात्रों के अंदर कौन सी शक्ति का विकास होगा? अन्वेषण, अन्वेषण या खोज की प्रवृत्ति का विकास, अन्वेषण या खोज की प्रवृत्ति का विकास। ये मुख्य आगमन विधि की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगमन विधि के जो प्रमुख सोपान है, उन सोपानों की चर्चा हम करते हैं। आगमन विधि के जो प्रमुख सोपान है, उन सोपानों की हम चर्चा करते हैं। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, अर्थात जिस क्रम से हमें इस विधि का अनुसरण करते हुए शिक्षण कार्य कराना है, वो सोपान है। सबसे पूर्व में क्या होता है? इसमें आप सभी को पता है क्या होता है? उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। बताओ, उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है छात्रों के सामने? शिक्षक द्वारा, शिक्षक द्वारा, शिक्षक द्वारा छात्रों के सामने उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है? निरीक्षण करना, निरीक्षण कार्य। किसका निरीक्षण कार्य? जो उदाहरण अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जैसे मैंने कहा था सजीव और निर्जीव, तो एक उदाहरण सजीव का दे दिया, एक उदाहरण निर्जीव का दे दिया। दोनों उदाहरणों को देख करके छात्र उनका निरीक्षण करता है और दोनों के मध्य तुलना स्थापित करता है, अर्थात तुलनात्मक चिंतन वह करता है। दोनों के लिए तुलनात्मक चिंतन का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा। किसके द्वारा? छात्रों के द्वारा तुलनात्मक चिंतन किया जाता है। और फिर अंत के अंदर जब स्पष्ट हो गया कि ये सजीव है, ये निर्जीव है, तो अब सजीव की जो परिभाषा है, जैसा भी छात्र को समझ में आया, छात्र ने बताया, अब उसको उसकी जो वास्तविक परिभाषा है, अर्थात उसका जो नियम है और उसका जो सिद्धांत है, उसका जो सिद्धांत है या विषय से संबंधित जो अवधारणा है, अवधारणा है, उसका निर्धारण का कार्य, उसका निर्धारण का कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा वो किया जाता है। ये 3 सोपानों के अंतर्गत आगमन विधि हमारी शिक्षण कार्य में प्रयुक्त होती है। क्लियर है? आगे चलें। अब इस आगमन विधि के अंतर्गत कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हुआ है, उनका हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आगमन विधि के जो शिक्षण के सूत्र हैं, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। संस्कृत का शिक्षण हो चाहे किसी भी भाषा का शिक्षण हो, यही शिक्षण के सूत्र काम आएंगे, यही सोपान काम आएंगे और यही विशेषताएं आगमन विधि की रहेगी, यही निगमन की रहेगी। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
सबसे पहला है, आपको पता है, उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ये पहला शिक्षण सूत्र है। अर्थात एग्जाम्पल प्रस्तुत करके उसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसका निर्धारण इसके माध्यम से किया जाता है। दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर बता दिया था मैंने कि उदाहरण को विशिष्ट बताया गया है और नियम को सामान्य की संज्ञा दी गई है। तो विशिष्ट के माध्यम से सामान्य की जानकारी प्राप्त करना। फिर तीसरा है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। उदाहरण प्रत्यक्ष है, यह डस्टर है, कलम है, श्याम पट्ट है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर इनका प्रयोग किस में किया जाता है? शिक्षण कार्य में किया जाता है, तो वो प्रमाण हो जाएगा कि हाँ ये इसी में कार्य होता है और इनका कोई अन्य कोई विशेष इनका प्रयोजन नहीं है। आगे है विशिष्टात् सामान्यम प्रति। आ गया विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर इसके बाद में है मूर्त्यात् अमूर्त्यम प्रति। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। उदाहरण मूर्त है, उदाहरण सजीव रूप है और नियम है वो अमूर्त है। आगे है स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति। स्थूलात् या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उदाहरण को स्थूल बताया गया है, बड़ा, विस्तृत, मोटा, कुछ भी कह सकते हो, और जो नियम है वो सूक्ष्म होता है। आप सभी को पता है, जैसे हम संधि पढ़ते हैं तो संधि के अंतर्गत आपने देखा होगा कि हमें दीर्घ संधि पढ़नी है, यन संधि पढ़नी है, तो उसके हजारों उदाहरण है और उसका नियम एक छोटा सा है। यण संधि का एको यणची, दीर्घ संधि का अकसवर्णे दीर्घ है, वृद्धिरादेच अधेंग गुण है। इस प्रकार से कहीं मुख्य जो शिक्षण के जो सूत्र हैं इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। क्लियर है? अब यह जो विधि है, आगमन विधि है, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप होने के कारण, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण इस विधि में किया गया है। अनुसरण होने के कारण मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है और जो मनोवैज्ञानिक विधि होगी वही श्रेष्ठ विधि कहलाएगी। जो विधि मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों के अनुरूप होगी वही विधि श्रेष्ठ विधि होगी। इस विधि में जो छात्र होता है वह सक्रिय रहता है, जागृत अवस्था में रहता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस विधि के अनुसार शिक्षक का जो प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है।
उसको कई प्रकार के उदाहरणों की जानकारी होना आवश्यक है और अत्यंत समय भी इसमें वांछित है। अत्यधिक समय, क्योंकि कई प्रकार के भिन्न भिन्न भांति के उदाहरण छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं और अंत में एक छोटा सा कोई नियम है, उस नियम का निर्धारण हम करते हैं। विशिष्ट रूप से एक बार हम पुनः आगमन और निगमन की सामान्य रूप से चर्चा करें तो बता दिया था मैंने आपको, फिर मैं बता देता हूँ कि आगमन के अंतर्गत विशिष्ट घटना के माध्यम से सामान्य तक पहुँचा जाता है। किसी घटना के माध्यम से सामान्यकृत निष्कर्ष तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है वो आगमन विधि के अंतर्गत आती है। एक अवलोकन को प्रोत्साहित करती है। आगमन विधि अवलोकन को प्रोत्साहित करती है। छात्र बार बार किसी उदाहरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और प्रत्यक्षीकरण करके फिर उसका प्रमाण पदस्थापित करता है। धन्यवाद। आगमन विधि के उपरांत निगमन विधि का हम अध्ययन करते हैं। निगमन विधि आगमन विधि की जस्ट विपरीत विधि मानी जाती है। वैसे विपरीत तो नहीं है, विपरीत का अर्थ यहाँ ये है कि आगमन के अंतर्गत लगने वाले जितने भी नियम हैं, जितने भी आगमन की विशेषताएं हैं, उन सबको उल्टा कर देने पर वह निगमन की विशेषताएं निगमन से संबंधित बिंदु बन जाएंगे। इतना साख है। वैसे आगमन और निगमन एक दूसरे की पूरक विधि मानी जाती है। आगमन और निगमन दोनों का सामंजस्य है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं निगमन विधि। निगमन विधि, सबसे पहली बात, पहली चीज क्या है? नियम, सिद्धांत, अवधारणा, अवधारणा या विषय वस्तु, विषय वस्तु के माध्यम से उदाहरणों का ज्ञान कराना। उदाहरणों का ज्ञान कराना कहने का मतलब सबसे पहले जो शिक्षण सूत्र है, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। पहले नियम का पदस्थापन करना, उसके पश्चात उदाहरण को समझाना निगमन विधि का काम है। यह जो विधि है वो समस्या समाधान, यह जो विधि है वो समस्या समाधान में इसका प्रयोग होता है। समस्या समाधान में इसका प्रयोग होता है। यह विधि है वो उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए, उच्च स्तर के छात्रों हेतु, उच्च स्तर के छात्रों हेतु, उच्च स्तर के छात्रों हेतु उपयोगी। छोटी कक्षा के बालकों को इस विधि के माध्यम से यदि शिक्षण कराया जाता है तो शिक्षण पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। बड़ी कक्षाओं के लिए ये विधि उचित मानी जाती है। ये जो विधि है इसमें, यह जो विधि है इस निगमन विधि के अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम नियम, सिद्धांत, अवधारणा या विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है
और उसके माध्यम से उदाहरण का परिचय छात्र को कराता है, बाद में उदाहरण समझाता है। ये श्रेष्ठ कक्षा है। इस विधि को सूत्र पद्धति और लक्षण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। निगमन विधि को ही लक्षण पद्धति, निगमन विधि को ही लक्षण पद्धति या सूत्र पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस निगमन विधि के हम सोपानों की बात करते हैं तो निगमन विधि के जो सोपान है उन सोपानों के अंतर्गत सबसे पहला सोपान कौन सा होता है? नियमीकरणम। पहला सोपान क्या है? नियमीकरणम, अर्थात नियम का ज्ञान कराना, नियम का बोध कराना। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। नियम का बोध कराने का कार्य कौन करता है? शिक्षक करता है। फिर उसके उपरांत है नियम का स्पष्टीकरण। नियम स्पष्टीकरण, नियम स्पष्टीकरण का जो कार्य है वो भी किसके माध्यम से किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? नियम स्पष्टीकरण भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद में जो छात्र के द्वारा किया जाता है, नियम का परीक्षण किया जाता है। नियम परीक्षण किसके द्वारा? छात्र के द्वारा। नियम परीक्षण किसके द्वारा? छात्र द्वारा। और फिर उस नियम की सत्यता को प्रमाणित करना, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना किसका कार्य है? छात्र का है। अर्थात सत्यता तक पहुंच करके उस नियम की सूत्र का जो सत्यापन का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? छात्र के द्वारा किया जाता है। इस विधि के जो 4 अन्य सोपान भी बताए गए हैं, निगमन विधि के 4 अन्य सोपान भी बताए गए हैं। अन्य 4 सोपान, निगमन विधि के अन्य 4 सोपान है। सबसे पहला है नियम निर्धारणम, नियमों का निर्धारण करना। दूसरा सोपान है स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण। तीसरा सोपान है प्रयोग प्रदर्शन, प्रयोग प्रदर्शन। और अंत में चौथा सोपान है पुनः परीक्षण, पुनः परीक्षण। कोई विशेष चीज़ नहीं है, वही है नियमीकरण, मतलब नियमों का निर्धारण करना। दूसरा है नियमों को स्पष्टीकरण, नियम का स्पष्टीकरण है। फिर तीसरा है नियम परीक्षण, यहाँ पर है प्रयोग प्रदर्शन, अर्थात छात्र उसका प्रयोग करता है। किसी उदाहरण के माध्यम से या कोई सूत्र जो शिक्षक ने बताया है उस सूत्र का पठन करता है, पठन करके उसके भाव को अवगमन करने का प्रयास करता है। और जो भी उसके मस्तिष्क के या उसकी बुद्धि के अनुसार वह उसका उससे संबंधित उत्तर खोजने का प्रयास करता है या उदाहरण खोजने का प्रयास करता है, तो वो प्रयोग प्रदर्शन हो गया। कहने का मतलब शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए नियमों को वह याद करने का प्रयास करता है, याद नहीं होता है तो वह पुनः प्रयास करता है, पुनः परीक्षण करता है। ये दोनों ही काम छात्र के हैं और नियम निर्धारण और स्पष्टीकरण दोनों ही कार्य किसके हैं? शिक्षक के कार्य हैं। ये दोनों पृथक पृथक रूप से हमने अध्ययन किया, आगमन विधि को और निगमन विधि को। सीधा सीधा ध्यान में रखना, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि है और नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन निगमन विधि, और आगमन निगमन विकल्प में नहीं हो और आगमन अलग हो, निगमन अलग हो तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ विधि है
आगमन विधि। इन पंक्तियों को विशेष आपको ध्यान रखना है, निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य से विशेष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, कौन सी शिक्षण विधि में इसका प्रयोग किया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, और उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम समग्र रूप से आगमन और निगमन विधि की एक साथ चर्चा करते हैं।